हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीकेम एकेडमी। और शुरू करते हैं अपने क्लास 10th का अगला टॉपिक। जैसा कि सीरीज से पढ़ते हुए लाइट का रिफ्लेक्शन हो चुका है, प्रकाश का परावर्तन और उसके लॉस पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। उसके आगे शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक, मिरर, दर्पण किसे कहते हैं। और फिर जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर एंड स्फेरिकल मिरर के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि हमारे क्लास 10th के यूपी सीबीएसई सभी बोर्ड्स में काम आता है और इवन 12th के ऑप्टिक्स में भी स्फेरिकल मिरर। एंड उसके बाद हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। तो ये 3-4 टॉपिक्स हम कोशिश करते हैं कि निपट जाए। तो सबसे पहला टॉपिक है मिरर। मिरर क्या है भाई? दर्पण जिसे कहते हैं हम। मिरर, दर्पण। दर्पण वो होता है, जैसे मिरर शब्द पूछा गया कि मिरर क्या है, तो हम मिरर बताने से पहले हम ग्लास बताते हैं। ग्लास मतलब कांच के बारे में बताते हैं। और कांच जानते हैं सब लोगों ने कांच देखा होगा। कांच की बोतल, अंदर कैसा लिक्विड भरा हुआ है ना। कोई कोका कोला वगैरह की बोतल देखोगे तो उसमें अंदर कैसा लिक्विड भरा है वो नज़र आता है, ब्लैक है या कैसा भी है वो कलर नज़र आता है। तो नज़र आने का मतलब क्या हुआ, जो कांच की बोतल है और बोतल के अंदर वो भरा हुआ है तो वो नज़र आता है। तो कांच जो होता है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इस साइड से उस साइड आप देख सकते हो। ठीक है, आपको लाइट जो होती है वो 100% ट्रांसमिट होकर उधर चली जाती है, लगभग। तो हो गया ग्लास। मिरर हो गया ओपैक, मिरर हो गया ओपैक अपारदर्शी, और ग्लास हो गया ट्रांसपेरेंट जिसे आप कहेंगे पारदर्शी। अब कोई ग्लास लो तो उसके कितने सरफेस होते हैं? कितने भाई? सिक्का लो, उसके कितने सरफेस हैं? 2, हेड एंड टेल। पेज लो तो पेज 1 पेज 2 इधर उधर। तो कांच लिया, कांच का कुछ लिया तो आपके पास कितने सरफेस होंगे? 1 एंड 2। अगर हमने कांच की कोई सीट ली, कोई है ना, ग्लास की हमने क्या कर ली, कोई सीट ले ली या फिर आपको स्लैब ले ली, बट बहुत ही उसकी थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए। और अगर उसमें ऐसी कोई बात है, उसमें 2 सरफेस हैं, ये एक इधर का सरफेस 1 और ये सरफेस 2। अब अगर आप, ये तो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ग्लास है ना, क्योंकि क्या चीज़ है ये? ग्लास है। अब अगर इसके किसी एक सरफेस को ओपैक बनाना है तो क्या एक तरफ से कुछ ना कुछ कर दिया जाए? तो अगर एक तरफ से आप कर देते हैं सिल्वरिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो ऐसे डिवाइस को कह दिया गया नाउ ग्लास कन्वर्ट इनटू मिरर। अब जो दर्पण था, कांच था, वो दर्पण में बन गया। यानी दर्पण क्या है, मिरर क्या है? ओपैक एक होता है जो किस काम आता है? रिफ्लेक्शन के काम आता है। ये तो रिफ्रैक्शन कराएगा, भविष्य में पढ़ेंगे आगे। बट ये क्या है भाई? ओपैक है जो क्या कराता है? रिफ्लेक्शन कराने के काम आता है। और डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? वन साइड पॉलिश ग्लास। वन साइड, 2 साइड होता है, कोई एक साइड, वन साइड पॉलिश्ड ग्लास। एक साइड अगर उसका पॉलिश्ड होगा तो दूसरा सरफेस बहुत ही रिफ्लेक्टिंग, बहुत ही शाइनी, बहुत ही स्मूथ होगा। और आप इसे कह सकते हैं वन साइड पॉलिश ग्लास इज नोन एज मिरर। क्लियर हो गया? और मिरर का जो सरफेस पॉलिश होता है, मिरर में कितने सरफेस हो गए? 2। हमने मिरर बनाया, इसमें 2 सरफेस हैं, एक सरफेस 1, ठीक है, एक सरफेस 2। अब इसमें एक सरफेस को आपने बहुत अच्छे से पॉलिश कर दिया, ये हो गया पॉलिश सरफेस। इसका नाम क्या पड़ेगा? पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, पॉलिश किया गया तल जिसके ऊपर पेंट वगैरह लगा देते हैं। और ये हो जाएगा आपका जस्ट रेसिप्रोकल, एक की धज्जी बिगाड़ दी, दूसरा चमकने लग जाएगा, शाइनी एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ट्रांसपेरेंट मीडियम्स कन्वर्ट्स इनटू ओपैक एंड ऑल ओपैक मीडियम्स रिफ्लेक्ट्स द लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, आर पार नहीं जाने देते हैं। ये हो गया आपका मिरर। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मिरर। कितने प्रकार के मिरर होते हैं जानते होंगे, आई होप। मिरर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? हाँ, कमेंट में आंसर दीजिए। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स गलत है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स किसी दूसरे मिरर के टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर में मिरर जो होता है वो 2 टाइप का होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर। एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मतलब समतल, जिसका जो जैसे ये देखो, एक प्लेन है, प्लेन नजर आ रहा है, दिस इज प्लेन। और अगर इसका पीछे और मान लो एक कांच की स्लैब हो, ठीक है, जैसे कि दिखाएं आपको,
ये स्लैब है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। अब अगर इसके एक साइड पर इधर पॉलिश कर दिया जाए बहुत अच्छे से और इसकी थिकनेस भी बहुत कम हो तो आप इसे कहने जाए, अभी तो ये ग्लास है क्योंकि दोनों साइड ये फेस और ये फेस दोनों कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। लेकिन अगर इसका पॉलिश कर दिया तो मिरर बन गया। और ये मिरर, इसका देखो ये सरफेस कैसा है, फ्लैट है, प्लेन है, और ये कहलाएगा, अगर इसको इस तरह पॉलिश किया तो प्लेन मिरर कहलाएगा। एक और हो सकता है, फिलहाल इसको इधर से पॉलिश नहीं कर रखा है मैंने, अगर पॉलिश होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, पॉलिश होता तो आप कहते हैं इसको प्लेन मिरर। और दूसरा कैसा मिरर हो सकता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब जो किसी स्फेयर से बनाया जाता होगा, जो किसी स्फेयर से बनाया जाता होता, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इस तरीके का मिरर। अब ऐसा मिरर कैसा मिरर है, स्फेरिकल मिरर है जो थोड़ा सा कर्व है, इसमें थोड़ा सा कर्व नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा स्फेरिकल मिरर जो स्फेरिकल ग्लास का से बनाया जाता है। प्लेन ग्लास से बनाया प्लेन मिरर, स्फेरिकल ग्लास से बनाया स्फेरिकल मिरर। और इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा होगा, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस स्फेरिकल होगा। तो ये हिसाब से दो टाइप हो गए मिरर के, प्लेन मिरर एंड नंबर 1 प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। नंबर टू हो जाएगा आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो दो तरीके के मिरर हो गए, कौन कौन से, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में आपका हो जाएगा जिसे आप कहेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। स्फेरिकल जो स्फीयर से बनाया जाए और प्लेन जो ग्लास की स्लैब से बना दिया जाए, ठीक है, ये हो गया आपका। तो प्लेन मिरर के बारे में क्या कह सकते हैं, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो दुनिया में कोई भी मिरर हो, अगर उसकी डेफिनेशन देनी है तो बस एक ही के पॉइंट के बेसिस पे देना, और वो होगा मिरर किस काम आता है, रिफ्लेक्शन के। पॉलिश सरफेस की बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। और आप क्या कह सकते हो कि प्लेन मिरर ऐसा है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका परावर्तक पृष्ठ प्लेन हो, प्लेन हो मतलब समतल हो, समतल दर्पण कहलाएगा। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो उसे स्फेरिकल दर्पण कहा जाएगा, मतलब गोलीय दर्पण कहा जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल मिरर कहा जाएगा। क्लियर है सबको। अब बना एग्जांपल्स भी देख लो, बना करके मान लो आपने ये ऐसे कुछ बना लिया, ये हो गया आपका प्लेन शीट ग्लास हो गया, आप एक साइड से पेंट करने लग गए, एक साइड पॉलिश हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया आपका पॉलिश सरफेस। लीजिए बन गया प्लेन मिरर। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा नजर आ रहा है, एकदम प्लेन। अच्छा, स्फेरिकल मिरर भी बना दीजिए। ये बना कैसे, हमारे पास क्या था, इससे पहले हमारे पास था ये स्लैब, इससे पहले हमारे पास ये प्लेट थी, प्लेट, ठीक है, एक प्लेट थी, और इस साइड पॉलिश कर दिया मैंने, तो ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, हमें सर स्फेरिकल बनाना है। स्फेरिकल मतलब एक स्फेयर, फुटबॉल वगैरह कुछ ले लो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो ग्लास की, और हॉलो भी रख लो। तो ऐसे मान लो आपने कोई स्फेयर ले लिया, 3D है, 2D सर्कल नहीं है, 3D है, स्फेयर है, नाम क्या लिख दे रहे हैं, स्फेयर। अच्छा, स्फेयर होगा तो स्फेयर बनाने के लिए, जैसे सर्कल बनाने के लिए सेंटर होता है, वैसे इसके बनाने के लिए भी क्या होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये उसकी सरकमफ्रेंस वगैरह कह सकते हो, ठीक है, ये उसका सरफेस है। अब अगर इससे कोनो मिरर बना लिया तुमने, इससे कैसे बनाएंगे इसको, अगर सर हम ऊपर से पॉलिश करने लग जाए तो अंदर पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब है काट के बाहर निकालना, काट के, हाँ काट के, ऐसे इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे और काट के ऊपर लेकर आएंगे, ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर लेकर आए, ग्लास है, मिरर है, मिरर नहीं है, अभी पॉलिश नहीं है, आप पॉलिश कर दीजिए, अब आपका ये हो जाएगा पॉलिश सरफेस, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बन गया मिरर। क्यों, बाहर से ही क्यों किया सर आपने, अंदर से नहीं कर सकते थे क्या पॉलिश, तो इधर से काट लिया मैंने, मतलब उधर से काट लो, जिधर से मर्जी, आपके हाथ में है पॉलिश, पेंट, आप पेंटर हो, जिधर से चाहो उधर से पेंट करो, लीजिए अंदर से भी पेंट कर लिया, बन गया मिरर। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, इसमें देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो पॉलिश करने के बेसिस पर क्या ये नहीं कह सकते कि दो तरीके का मिरर हो जाएगा, यस और नो। अब आपका बन गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो प्लेन और स्फेरिकल दो तरीके के मिरर होते हैं। स्फेरिकल ये स्फेयर से बनाया मैंने, इसलिए स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, जिसे कहते हैं प्लेन, नाम जानेंगे, मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास दो मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये आपका हो जाएगा पॉलिश सरफेस। क्लियर है। तो स्फेरिकल मिरर किससे बना, स्फेरिकल मिरर किससे बना भाई, एक स्फेरिकल ग्लास से बना। ये देखिए स्फेरिकल मिरर एक स्फेरिकल ग्लास से बनाया जाता है, और उसके पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, हिस्सा होता है। तो ये हो गया गोलीय दर्पण बनाया जाता है, किसी कांच के खोखले गोले से बनाया मैंने, और ये इस प्रकार से आपका स्फेरिकल मिरर कंप्लीट होता है।
और प्लेन मिरर के बारे में बहुत सारी जानकारी अभी पढ़नी बाकी है, लेकिन वो जब पूरा मिरर खत्म हो जाएगा तो प्लेन मिरर के ऊपर सारी डिस्कशन बताई जाएगी, ठीक है। तो प्लेन मिरर अभी हम साइड करते हुए चलते हैं स्फेरिकल मिरर में कि क्या है स्फेरिकल मिरर। डेफिनेशन बताई जा चुकी है। स्फेरिकल मिरर क्या है? इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास, ठीक है। स्फेरिकल मिरर गोले दर्पण किसका हिस्सा है? कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है और उसके एक साइड को पेंट करके मिरर बनाया जाता है। डेफिनेशन नोट करें, डेफिनेशन याद करें, दिमाग में छापो। स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। हॉलो स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। गोले दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। गोले दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसके किसी एक पृष्ठ को पॉलिश कर देते हैं। तो स्फेरिकल मिरर SM स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर SM गोलीय दर्पण लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उसको एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। अब इसमें क्या क्या कितने तरीके के हो सकते हैं? 2 तरीके से। कौन कौन से भाई? देखो, ये इतना बड़ा आपके पास गोला है ना, ये। और अगर आप ध्यान से देखो, ये इसके पास सेंटर सबको पता है ना, सेंटर होता है इसमें। ये आपने ऐसे कट किया, ये कट किया, और देखो ध्यान से, एक साइड आपके पास इधर निकल के आ रहा है, ये कुछ ऐसा, और आपने इधर से कट किया तो आपके पास ये निकल के आ रहा है ऐसा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो बाहर से पॉलिश कर दो इसको भी बाहर से पॉलिश करोगे सेम बनेगा, इसको अंदर से पॉलिश कर दो। इस तरीके से आपके पास कितने तरीके के मिरर हो गए? 2 टाइप्स के मिरर हो गए, और इन मिरर्स को कहा जाता है, ये है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास, और उसके किसी एक साइड को पेंट करके बनाया जाता है स्फेरिकल मिरर। और ऐसे केस में इस मिरर को पॉलिश करने का 2 तरीका, एक बाहर से और एक अंदर से, इसलिए इनके 2 नाम रखे जाते हैं। इसको कहा जाता है, क्यों? अब इस मिरर को देखो ध्यान से। अच्छा, पहले वो वाला देखो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह में आसान होता है। ये देखो, आपने किस हिस्से को पॉलिश किया? किस हिस्से को पॉलिश किया? नंबर 1, इफ पॉलिश सरफेस इज आउटसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड। आउटसाइड बाहर का सरफेस, उठा हुआ सरफेस, आउटसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड, ठीक है। या आप क्या कह सकते हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज, इनसाइड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इनसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड नहीं, रिफ्लेक्टिंग। मतलब अगर उठा हुआ तल को पॉलिश किया तो धसा हुआ तल क्या करेगा? अरे वाइस वर्सा लगाओ, रेसिप्रोकल करो। उठा हुआ तल को पॉलिश किया तो जो अंदर वाला तल है, धसा हुआ तल है, वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। और ऐसे मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो। हिंदी वालों के लिए आसान, उन्नति मतलब उठना, अवनति मतलब धंस जाना, खत्म हो जाना। तो अव शब्द से याद रख सकते हैं, धंस गया, वो खत्म हो गया मतलब। और मैंने आपको बताया मिरर हमारे लिए किस काम आता है? रिफ्लेक्शन के। और जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो। अवतल दर्पण मतलब परावर्तक पृष्ठ, तल मतलब पृष्ठ ही ले लो, अव मतलब धंसा हुआ। परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ तो अवतल, और सेम उसका रिवर्स करके देखते हैं इंग्लिश वालों के लिए साफ साफ। आउटसाइड सरफेस इज पॉलिश, इनसाइड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। अब चलते हैं दूसरे मिरर को लेकर के। दूसरा मिरर आपके पास कौन सा है? ये वाला। इस मिरर को ध्यान से देख लो, इसमें क्या दिख रहा है आप सबको? इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई, इसका जो इस बार इसका उल्टा हो रहा है। इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम भाई? ये हो गया आपके लिए कॉनकेव मिरर के लिए पहला, ठीक है, ये पहला बनाया। मैं अब दूसरा पढ़ा रहा हूँ, ए लिख देता हूँ, ये बी कर देता हूँ। ए हो गया बी में क्या कह सकते हो? नंबर 1, क्या इसका उल्टा नहीं कह सकते? आउटसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड, सेम हो जाएगा।
आउटसाइड सरफेस इज, आउटवर्ड वाला सरफेस कैसा है, शाइनी है, स्मूथ है, रिफ्लेक्टिंग है, तो लिख सकते हैं इसमें आउटसाइड 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 सरफेस इज पॉलिश सॉरी रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, इनसाइड इनसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड, जिसका धंसा हुआ पृष्ठ अगर पॉलिश कर दिया जाए तो जो उठा हुआ सरफेस है, जो उठा हुआ पृष्ठ है, वो क्या करने लग जाएगा, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन करने लग जाएगा। और ऐसे सरफेस को, ऐसे मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं, उत्तल दर्पण के नाम से जाना जाता है। दर्पण का मतलब परावर्तक पृष्ठ, दर्पण का मतलब परावर्तन यानी परावर्तक, और तल का मतलब पृष्ठ, उत्त मतलब उठा हुआ, उन्नति शब्द से याद रख सकते हो, उठा हुआ। परावर्त दर्पण का मतलब परावर्तक पृष्ठ, दर्पण का मतलब परावर्तक पृष्ठ, मिरर का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है तो उत्तल, धंसा हुआ है तो अवतल। इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। आपका कंप्लीट होता है दर्पण के प्रकार। आई होप समझ में आया होगा। इसके आगे का टॉपिक लेकर के चलते हैं, जिसमें आपका है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, क्या क्या जरूरी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, इसमें पॉइंट्स हैं जो इस एक स्फेरिकल मिरर में हमें समझ में आना चाहिए। आपको दिखाया गया है यहाँ पर एक स्फेरिकल ग्लास दिखाया गया है, सबको पता है उसके अंदर स्फेरिकल गोला है, सेंटर है, वो होगा ही होगा। सेंटर होगा तो सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी दीवार को मिलाने वाली रेखा परिधि परिधि होती है, और जो रेखा है मतलब लाइन है, डिस्टेंस है सेंटर और सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट के बीच की, वो होती है रेडियस, त्रिज्या होती है। तो ये दोनों बातें भी क्लियर होंगी। और ये हो गया स्फेरिकल ग्लास। ग्लास के टुकड़े निकाल के देखो, एक ये रख दिया मैंने, एक ये रख दिया मैंने, और इन दोनों को पॉलिश भी कर दिया। आपका ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड, अंदर की ओर, केव में है, गुफा में है, अंदर जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये कॉनकेव है। और ये वाला देखो उठा हुआ बाहर को आ रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे मिरर को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, स्पून लीजिए एकदम चमचमाता हुआ स्टील का, जिससे आप खाना खाते हो, ठीक है, और उसमें जो जिसमें आपका जो भी है खाते हैं वो अंदर रहता है, धंसा हुआ है ना भाग, उसमें तो सब स्टोर होता है, उसी से तो उठाते हो, तो वो सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, इनवर्ड है, तो उसको देखोगे तो वो कॉनकेव होता है। और उसको पलट दो तो आपको जो सरफेस है वो कैसा उठा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, आउटवर्ड दिखाई देगा। चम्मच को पलट दो, स्पून को टर्न योर स्पून, ठीक है, टर्न बैक करो, तो आपको क्या दिखेगा कि जो सरफेस है वो आपकी ओर उठा है। वरना अगर उसको ऐसे सीधा देखोगे तो आपको धंसा दिखाई देता है, अंदर की ओर दिखाई देता है, अंदर की ओर दिखाई देगा तो ये है, और टर्न कर दिया तो कॉन्वेक्स है। किससे खाते हो, कॉनकेव से कि कॉन्वेक्स से, सोच के बताना। कॉनकेव का मतलब कटोरा जिससे खाते हैं, ठीक है, ये खुद ही देखो, रिफ्लेक्ट लाइट आएगी, सब इस कटोरे में गिरेगी, भरेगी, ठीक है, ये इकट्ठा करेगा, कुछ इकट्ठा करने से लेकर के ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे। ये कुछ भरेगा, इकट्ठा करेगा, और ये इस पे जो भी डालोगे वो इकट्ठा करेगा, वो तो गिरा देगा इधर उधर, है ना, ये इकट्ठा कर पाएगा, यस यू आर राइट, ये नहीं इकट्ठा कर पाएगा, इकट्ठा कर पाएगा। तो कुछ इन्हीं सब बातों से चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसे हमें कहा जाता है इस मिरर में, जैसे ध्यान से देखो, ये मैंने मान लो कोई मिरर बना लिया, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, सोच के बताइए, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स, कॉनकेव है, ठीक है। और ये मैंने दूसरा बना लिया आपके लिए कॉन्वेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड, परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ। नीचे से चलो, ठीक है, जो बता रहे हैं अभी 10th लेवल तक यही ऐसे याद रखो, 12th में जाकर के स्टैंडर्ड चेंज करते हैं इसमें, इसकी डिफरेंसेस के लिए, बट ऐसे चलो, नीचे चलो ऊपर से चलो, दोनों तरफ से बराबर बराबर चलो, ऐसा ही कर लो। और जो एकदम सेंटर में पहुंचोगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एकदम मिड पॉइंट पे अगर पहुंच गए, रिफ्लेक्टिंग ऊपर से चलो नीचे चलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम मिड पॉइंट पर पहुंच गए, एकदम ठीक बीचों बीच में पहुंच गए। इस बीचों बीच पॉइंट को हमें कहा बताया गया है, पोल, जिसे कहा जाता है ध्रुव। क्या नाम है उसका, पोल, जिसे कहते हैं ध्रुव कहते हैं। और इसी को कहा जाता है पोल, जिसको अब नाम है पोल, तो लेटर कौन सा मिल रहा है, पी। अब डी से नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, पी से लिखोगे, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, पोल शुड बी डिनोटेड बाई पी। क्लियर हुआ सबको, पोल क्या है भाई, पोल है पॉलिश सरफेस का नहीं, मिरर के ऊपर लेते हो जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट। व्हाट इज पोल, पोल है मिड पॉइंट ऑफ
परावर्तक तल का मध्य बिंदु, डेफिनेशन लिख लीजिए, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। और पोल के बारे में इसका सिंबल क्या है भाई, सिंबल इसको हम पी से लिखते हैं। कॉन्केव में भी आपको नजर आ रहा है और कॉन्वेक्स में भी नजर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल चुका है, एक चीज मिल चुकी है जिसे हमने सीखा पोल। यहाँ पर हमें मिल चुकी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, जिसे क्या कहते हैं, पोल। कांग्रेचुलेशंस, पहले डिफरेंस क्लियर होती है। बट पोल की कुछ वर्किंग भी जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट्स है हमारे लिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स है। तो क्या अभी से याद रखिए, आगे न्यूमेरिकल्स में काम देगा। नंबर 1 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट जो क्या है, पोल शुड बी टेकन एज ओरिजिन, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, 3-4 परपेंडिकुलर लाइंस हो म्यूचुअली और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लो तो आप कहोगे कि हाँ ये तो मिड पॉइंट है। और वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, आप उसे ओरिजिन बोल देते हो। ठीक है, नंबर लाइंस वगैरह याद होगा, ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इसे ओरिजिन कह देते हो, है कि नहीं है, एकदम बीचों बीच में पहुंच गए। तो बीचों बीच में यहाँ भी तो पहुंच गए, तो जब बीचों बीच में यहाँ पहुंच गए तो इसे क्या कहोगे, पोल शुड बी टेकन एज ओरिजिन। ओरिजिन होगा, इसी को, ध्रुव को ही आप क्या मान लेंगे, मूल बिंदु मान लेते हैं। और अगर पोल को ओरिजिन ले लिया, आप बताओ सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो, ओरिजिन से चल के ना। आप उस किसी, मान लो जहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स बना दिया, 0,0 कर दिया, ओरिजिन हो गया, यहाँ पर बैठे हो 1 2 3 1 2 3 4, मैंने कहा यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर आप यहाँ पर बैठे हो, तो क्या बताओगे कितनी दूरी पर हो, 4 3 2 1 0, 0 पर हो, नहीं 0 पर नहीं, आप 0 से 4 पर आ गए हैं, तो आप बताएंगे मैं आई एम एट 4 मीटर इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अगर पोल को ओरिजिन माना, पोल मतलब पोल, ओ आ रहा है, ओ यानी ओरिजिन, और अगर ओरिजिन है तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, सारी डिस्टेंसेस, जितनी भी डिस्टेंस मेजर करनी होगी भविष्य में, सब कहां से मेजर करोगे, सब डिस्टेंस यहीं से मेजर होगी। ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल, ऑल द डिस्टेंसेस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो भी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस मेजर होंगी, मेजर होंगी, मेजर होंगी पोल से। और कौन सी डिस्टेंस, ऑल, सारी डिस्टेंस मेजर होंगी पोल से। क्लियर है, कैसे बताएंगे हम, जैसे मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ाने के बाद ही बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका क्या आता है, पोल जान लिया, पोल सबको क्लियर हो गया, और पोल के दोनों फंक्शन भी पता होने चाहिए। पोल शुड बी टेकन एज ओरिजिन एंड ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल्स, इसको मूल बिंदु मानते हैं और सारी दूरी ध्रुव से मापते हैं। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये बताओ ये स्फेरिकल मिरर बनाया कैसे, कैसे बनाया स्फेरिकल मिरर, पोल क्लियर हो चुका है, पोल क्लियर हो चुका, पॉइंट 2 पे चल रहे हैं। स्फेरिकल मिरर बना कैसे, एक स्फेरिकल ग्लास है, ग्लास होगा तो, ग्लास होगा तो, ग्लास होगा तो सेंटर होगा, ग्लास होगा तो सेंटर होगा। देखो ग्लास से बनाया तो ग्लास होगा तो क्या होगा, सेंटर होगा, इसका मतलब इसका भी सेंटर होगा, मिरर का भी सेंटर होगा। अरे इसी का हिस्सा है ना, अगर मैं इसको ले जाकर के वहां सेट करने की कोशिश करूं तो वहां सेट हो जाएगा, इसका मतलब ये ग्लास का हिस्सा है, और हिस्सा है तो ग्लास का सेंटर है तो इसका सेंटर होगा, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा। अरे देखो आगे मिरर बन रहा है नहीं बन रहा है, देखो ये, देखो देखो, मतलब पूरा ग्लास बन रहा है नहीं बन रहा है, देखो ये पूरा ग्लास बन रहा है नहीं बन रहा है, पूरा स्फेरिकल ग्लास बन गया नहीं बन गया, तो बन गया तो जैसे इसका सेंटर है तो वैसे इसका सेंटर होगा, वैसे इसका सेंटर होगा। तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर जिस कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास बाय व्हिच योर स्फेरिकल मिरर इज मेड, जिससे आपने अपना गोलीय दर्पण बनाया है, स्फेरिकल मिरर बनाया है, वो किससे बनाया है, स्फेरिकल ग्लास से, और उसके सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगली जो डिफिनेशन आपकी है, पोल क्लियर हो गया। ठीक है, पोल इरेज किया जाए और हम बता देते हैं, पोल को मैं अब केवल पी लिख रहा हूं, पी, और ये हो गया पी। सोचो इधर देखो, ये इसका कहीं ना कहीं ऐसे 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 बनेगा कि नहीं बनेगा, एक स्फीयर, स्फीयर बनेगा तो यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर आ जाएगा, सेंटर आएगा, सेंटर, सेंटर आएगा। ये देखो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, और सेंटर आएगा तो इसे ही क्या कहा गया, क्योंकि अब आपके पास पूरा स्फेयर नहीं है कि केवल सेंटर नाम दोगे, आपने केवल एक आर्क लिया है, एक छोटा सा कर्व लिया है, उसमें से एक छोटा सा कर्व लिया है, एक वक्र छोटा सा, बहुत बड़ा वक्र ये है ना, लेकिन आपने छोटा सा वक्र लिया है, तो इसलिए इसे कहा जाता है वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। आप कहते हो सेंटर ऑफ
कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, जो आपको पसंद आए आप वहां से उठा सकते हो। तो दिमाग में आ गई ये बात कि अच्छा सर, इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिजाइन किया जाएगा किस लेटर से? सी से लिखा जाएगा। किस लेटर से? सी से लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बना सकते हैं सी। ये देखिए ऑलरेडी मैंने बना रखा है। ये आपका पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट आपका हो गया सी। क्लियर है सबको? सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन समझ में आई? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास। सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास, गोले दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को आप क्या कहते हो? वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जैसे पोल की दो प्रॉपर्टी पढ़ी तो सर इसकी भी दो प्रॉपर्टी पढ़ा दीजिए। अब दो प्रॉपर्टी पढ़ा दीजिए, 10th में है ही, आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा एक टॉपिक, एक थ्योरम जिसे कहा जाता है मान लो इस पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर खींचना हो तो आप क्या करोगे? ऐसे खींचोगे, ऐसे परपेंडिकुलर? गलत हो जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर खींचने का क्या तरीका है? परपेंडिकुलर देखो, रिफ्लेक्शन में जैसे इंसिडेंट पॉइंट मिलता है तुरंत नॉर्मल परपेंडिकुलर खींचते हो नहीं खींचते हो, तो इसमें भी परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो फिर सोचा गया कि अब कैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचे, तो ये जो लाइन है इस पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पर आपको नॉर्मल खींचने के लिए कहा गया उस पॉइंट से आप क्या करते हो, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो, स्पर्श रेखा खींचते हो, और उस स्पर्श रेखा पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। ये आपके लिए इजी है। आप पॉइंट पे नहीं नॉर्मल ड्रॉ कर सकते, आप ड्रॉ कर पाएंगे एक लाइन पर, एक बेस पर नॉर्मल ड्रॉ कर पाएंगे, इसलिए आपको बेस बनाना पड़ेगा। लेकिन ये इत्तेफाक से देखा गया, ये देखा गया कि ये जो आपने नॉर्मल डाला है ये धीरे 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 ऊपर को लेकर चले तो ये सेंटर से पास करता है। तो सेंटर से पास करेगा तो ये रेडियस नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो भविष्य में अब इसका खुद ही सोचो, सेंटर से जो भी लाइन गुजरेगी और जाकर के इस पॉइंट को छुएगी आप उसे रेडियस कहोगे। अभी रेडियस भी पढ़ लेंगे, लेकिन सेंटर का यूज क्या हो सकता है? सेंटर का यूज होगा नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि सेंटर से जो भी नॉर्मल कहाँ से, देखो सेंटर से पास कर रहा है। ये इस पॉइंट पे मुझे क्या खींचना है, हम परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए आप बार बार टेंजेंट लाइन ड्रॉ मत करो, कुछ मत परेशान हो, सीधे सेंटर से जाओ और मिला दो। ये नॉर्मल होगा, गारंटी 100% मेरी है, मेरी गारंटी है, ठीक है। ये सीधे नॉर्मल होगा। तो सेंटर का नंबर एक यूज क्या याद रखना है, सेंटर इट इज यूज टू ड्रॉ नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट। इट इज यूज, इसका उपयोग, इट इज यूज टू ड्रॉ नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट। आपतन बिंदु पर, इंसिडेंट पॉइंट आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचने के जो काम आता है, जो पॉइंट कहाँ से अभिलंब खींचेंगे, नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे, वो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? आपको खुद ही देख रहे हो सारी लाइन सेंटर से पास कर रही हैं, जो जो नॉर्मल वाली है सब सेंटर से पास करेंगी। तो सेंटर से आप देखो, जहाँ मान लो अगर लाइट यहाँ पर गिरेगी तो आप यहाँ से इसे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ऐसे मान लो लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, तो आप ऐसे सेंटर से एक लाइन चलाओगे और ये हो गया आपका नॉर्मल ड्रॉ। अब यहाँ पर एंगल आई लगा दोगे, अब एंगल आर से ये लौटेगी भी। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज क्या हुआ? सबसे पहला, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ड्रॉ नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट। जहां लाइट गिरे, जिस पॉइंट पर, यहां पर लाइट, मान लो लाइट ऐसे आकर के गिरी, अब लाइट अगर ऐसे आकर के गिरी तो आपका क्या क्या धर्म है, आप सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन उस इंसिडेंट पॉइंट की ओर मिला दीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने की टेक्निक। तो नॉर्मल ड्रॉ कौन कराता है? नॉर्मल ड्रॉ किससे करा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इट इज यूज टू ड्रॉ नॉर्मल। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे इलस्ट्रेशन में अगर आपसे पूछूं, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, आप बताते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो ऐसे आएगी। ये आपने कहा, मैंने कहा ये 45 डिग्री है, तो आप कितने बताओगे? 45 डिग्री से चली गई। अच्छा, अगर ऐसा केस घुमा करके मैं कर दूं, ये एंगल को कम करूं और ऐसे लाइट को इंसिडेंट कराऊं, आप बताओ कितने डिग्री से जाएगी? मिरर को चीर के आगे जाएगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो एंगल आई कितना? नॉर्मल क्या इसी लाइन पर पड़ रहा है? नॉर्मल क्या इसी लाइन पे पड़ रहा है? अरे हाँ कि ना, नॉर्मल इसी लाइन पे पड़ रहा है, यानी इंसिडेंट लाइट पर ही पड़ रहा है। तो एंगल आई कितना हो जाएगा? 90 की जीरो, 90 की जीरो। यहां से जा करके बताते हो, यहां से जा ही नहीं पाए, वहीं बैठे रह गए, तो आई कितना हो गया? जीरो। तो आई जीरो, तो आर भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी आर जीरो, आर जीरो का मतलब सीधी जाएगी? नहीं, सीधी नहीं जाएगी, वापस उस, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा, वापस उसी मीडियम में लौटती है। तो आई इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर गई, अगर कोई लाइट ये पोल हो गया, पढ़ ही चुके हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर गई, नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करोगे? बोलो नॉर्मल कहाँ से? सर नॉर्मल तो सी से ही ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करो,
पता ही नहीं चल रहा है, नॉर्मल दिख ही नहीं रहा है ना। तो जब नॉर्मल छिप गया तो आप उसको उसी रास्ते से लौटा दीजिए। तो सी का जो शानदार यूज आपको समझ में आया होगा, अगर कोई लाइट सी से जाती है तो सी से ही वापस लौट आती है, सी से जाने वाली सी से ही वापस लौट आती है, ठीक है। इफ एनी रेस passes from center of curvature did it come back to the same path again, it's mean you can say that it is deviated by 180 degree angle, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। अब अगला टॉपिक आपका आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा। तो दोनों पॉइंट आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आप ये वाला मिटा सकते हैं, ठीक है, ये तो समझाने के लिए था उस टाइम पर। ये हो गया आपका। अब आगे लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का दोनों यूज याद रखना, पोल का दोनों यूज याद रखना, सबका यूज याद रखोगे तभी तो धड़ल्ले से यूज करोगे। हाँ चलिए तीसरा पॉइंट लेकर के चलते हैं। आपको पोल मिल गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। अब हम तीसरी बात करते हैं एक लाइन को लेकर के, और वो लाइन किस चीज़ के लिए होती है ध्यान से देखिए। जैसे मान लो ये आपके पास कोई मिरर है, मिरर है तो पोल क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है, वेरी गुड, सब क्लियर है सर। आप पढ़ाएं और क्लियर ना हो, गलत हो गया। पोल क्या इधर सी होगा, क्या इधर सी होगा, यस और नो, यस यस नो नेवर, इधर सी नहीं होता। जिधर जाएगा कर्वेचर की डायरेक्शन, जिधर उसका मुंह खुला है उधर ही सी होगा। इधर देखो मुंह इधर खुला है तो इधर सी हुआ, इधर मुंह खुला है तो इधर सी होगा। और इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। अब हम बात करते हैं एक लाइन को, वो लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, या फिर आप कहिए इन दोनों के थ्रू होकर के जाती है। लाइन पासिंग फ्रॉम पी एंड सी, पोल और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा। ये देखिए पोल और वक्रता केंद्र को, पोल और सी को मिलाने वाली सीधी रेखा, इस रेखा का नाम है, इस रेखा का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मुख्य अक्ष के नाम से जाना था, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या, कौन सी लाइन है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन नहीं स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कनेक्ट्स पी एंड सी, पी एंड सी, पी एंड सी, पी और सी को मिलाने वाली रेखा को, पी और सी को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में? सर इसका भी दो यूज होगा क्या? हाँ इसका भी यूज होगा। इसका भी यूज क्या होगा कि आप जो भी, आप सबसे पहले पोल का यूज क्या पढ़ा है? सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे? पोल से। तो जो भी डिस्टेंस मेजर करना होगा वो पैरेलल जा करके मेजर करोगे प्रिंसिपल एक्सिस के। जो भी डिस्टेंस मेजर करना, डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर के डिस्टेंस मेजर करोगे, हमेशा पैरेलल जाकर के, ठीक है। ऐसे जाकर के नहीं कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो आप ऐसे जाकर के मेजर करो, नहीं नहीं, चलोगे तो पोल से, चलोगे कहाँ से? पोल से। तो आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते, आप ऐसे ही मेजर करोगे। तो इसमें क्या याद रखना है, सब लोगों को दिमाग में छाप के रखना है कि जो भी डिस्टेंस मेजर करी जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करी जाएगी। इसमें खास पॉइंट क्या है? डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर होगी। सेकंड चीज और क्या, इसका क्या यूज है? मैंने बताया ना दो यूज। और क्या होगा? अच्छा, अपना इमेज देखना होगा मिरर में, तो आप मिरर के सामने आओगे कि मिरर के पीछे आओगे? सामने आओगे तो ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। डेफिनेशन पढ़ाई गई होगी, चलो आगे जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर इसमें इमेज वगैरह कुछ देखना होगा तो आप ऑब्जेक्ट सामने ही लेकर के आओगे, और इसमें इधर आओगे नहीं, इसमें भी सामने ही लेकर के आओगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो, रख रहा हूं मैं, जो भी रखा जा रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा जा रहा है, ठीक है। तो इसका दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट वस्तु, अरे ऑब्जेक्ट वो जो ऑब्जेक्ट तुम ही खुद हो, ठीक है, मुंह देखने जा रहे हो अपना उसमें, अभी यही मान लो। ऑब्जेक्ट कैसे रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है इसी पर, इसी पर, इसी पर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया है एकदम ऐसे परपेंडिकुलरली आप अपना ऑब्जेक्ट रखिए अभी, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। क्लियर है सबको? प्रिंसिपल एक्सिस का भी यूज क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें एक लाइन मिल गई। अब डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, अब सबको पता है कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास, और स्फेरिकल ग्लास अगर आप देखो तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, अलग अलग रेडियस वाले सर्कल से मिलकर के बना हुआ है। तो सर्कल, स्फेयर, मतलब आपका कहीं ना कहीं रिलेशन रेडियस से है। तो अगर रेडियस से रिलेशन है तो आप ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक, अरे वाह, ये तो आसानी से देखो, समझो, आप खुद से समझो। सी से
सरकमफ्रेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस को क्या कहते हो? रेडियस। ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास है। ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास, कि ये स्फेरिकल ग्लास है कि कर्वेचर है? ये तो एक वक्र भाग है ना, तो इसे कहा जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाएगा। तो आपके पास जो अगली डेफिनेशन आ रही है, तीसरी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। चौथा पॉइंट आपके पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या चीज है? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। ना ना ना, ऐसे मत याद करना। क्या याद करना? मैंने शुरू में सिखाया है, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, ध्रुव और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? पोल से मेजर करोगे। तो पोल से मेजर करो। और डिस्टेंस कैसे मेजर करी जाएंगी? ऐसे? गलत है, डिस्टेंस मेजर करी जाएंगी, आपने पढ़ रखा है सर, डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग पैरेलल जा करके। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, आप उसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। किस लेटर से लिखोगे? सी से कि आर से? क्या दिमाग में आ रहा है? आर, वेरी गुड। इसको लिखा जाएगा आर से, यानी यहां तक की डिस्टेंस को लिखा जाएगा आर से, यानी यहां तक की डिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा? आर से लिखा जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। क्लियर हो गया सबको? ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका कोई खास यूज है नहीं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, इतना याद रख लेते हैं। अगली डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसे कहा जाता है, पहले देख लेते हैं। फोकस करना है अब हमें पढ़ाई पर, ठीक है? पढ़ाई पर फोकस करने का वक्त आ गया है। तो 5वां पॉइंट हम लेकर के चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5वां पॉइंट मत कहिए आप इसे, आप ये कहिए कि ये ऐसा पॉइंट है जो बहुत जरूरी होने वाला है। 5th पॉइंट, ठीक है? 5th पॉइंट क्या कहता है, जिसे नाम लिख लो, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। जैसे मुख्य अक्ष कहा था, मुख्य फोकस, ठीक है? अब मुख्य फोकस कैसे कहेंगे, उसके लिए ध्यान से देखो। मुख्य फोकस, आप अपना दिमाग सोचो अगर, तो बहुत वाइड एरिया में अपने आप दिमाग को, विचार को फैला रखा है, स्प्रेड आउट कर रखा है। उन सब को बहुत दूर दूर तक आपकी सोच जाती है, जितना दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता। उन सारी सोच को इकट्ठा करके किसी एक पॉइंट पर लाके रख देना, सेंटर्ड कर देना, दिस इज नोन एज फोकस। और ये प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वर्ड है तो प्रिंसिपल, इसमें एक और प्रिंसिपल वर्ड आया था, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या चीज है आपका? प्रिंसिपल, अरे प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या बोलते हो, पोल से जा रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए लिख रहा हूं मैं, पी ए लिखा जा रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस का रिलेशन होगा फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। तो जो भी लाइट रेज, जैसे मान लो मैंने मिरर बनाया, मैंने मिरर बनाया, कौन सा है ये? कॉन्वेक्स है। और ये कैसा है? कॉनकेव है। दिमाग सुधार के बैठो, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। और अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सर इसका पोल पढ़ लिया, हमने इसका पोल पढ़ लिया, हमने इसका सेंटर पढ़ा, हमने इसका क्या पढ़ा? सेंटर। और लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सी इज नोन एज सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस। डेफिनेशन बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा, तोड़ तोड़ के समझाई जाएगी, और तोड़ तोड़ के ही सीखो और याद करो। डेफिनेशन ये किसी को याद नहीं होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस, ठीक है? बहुत बढ़िया, पैरेलल आने वाली रेस। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, खुद से सोच के बताओ। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? क्या होगा? खुद सोचो। ये भरने का काम करेगा, ये फैलाने बांटने का काम करेगा, गिराने का काम करेगा। अच्छा, एक चीज देखो, आपके पास ये इंसिडेंट पॉइंट है कि नहीं है? अब जैसे इंसिडेंट पॉइंट मिलेगा, आप क्या ड्रॉ करते हो? नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये देखो, ये जा रही है रेस, ठीक है? अब ये हो गया एंगल आई। अब बताओ एंगल आर क्या ऐसे जाएगा? यस, ठीक है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, नॉर्मल बीच में ही तो आता है, नॉर्मल बीच में आता है। ये देखो, एक और इंसिडेंट पॉइंट मिला है आपको, एक और इंसिडेंट पॉइंट मिला है, ठीक है? तो आप यहाँ भी एक काम कर सकते हो ऐसे, ये देखो आपको एंगल आई मिला, I1 I2 जो मान लो। अब क्या होगा? ये भी ऐसे कुछ चली जाएगी, ठीक है? ये भी ऐसे कुछ चली जाएगी। और ध्यान से देखो, अगर इसमें वाला देख लो, ठीक है? इसमें भी देख लो, ये आपको नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ऐसे, ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करे ये नॉर्मल, और देखो ये ऐसे आ रही है, ये जो रेस हैं आपकी पैरेलल रेस ये ऐसे आ रही हैं, ये हो गया एंगल आई, और देखो वापस ऐसे लौट जाएंगी, वापस ऐसे लौट जाएंगे। इसमें देखो ध्यान से ऐसे चलाओगे ना नॉर्मल, नॉर्मल से ऐसे ये, और ये ऐसे वापस लौट जाएंगी आई और आर। खुद से देखो आप, पैरेलल आने वाली रेस, पैरेलल आने वाली रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अंदर को जा रही हैं और ये बाहर को जा रही हैं, मतलब ये आगे मिलेंगी और ये नहीं मिल रही हैं, लेकिन ऐसे लगेगा कि मिली थी कहीं पर और वहां से बिछड़ रही हैं। तो मिलती हैं या तो मिलती हुई एज्यूम होती हैं, इट सीम्स लाइक दे आर इंटरसेक्टिंग हियर, और यहाँ पर आपको रियलिटी में दिख रहा है कि दे आर रियल इंटरसेक्टिंग इन रियलिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि पैरेलल आने वाली रेस, पैरेलल और किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करते हुए एज्यूम होती हैं, प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस के नाम से जाना जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। यानी ये आपको नया पॉइंट मिल गया, मुख्य फोकस। और यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रेस ऐसे, देखो ये रेस ऐसे और ये रेस ऐसे, यहाँ कहीं पर इंटरसेक्ट होंगी और इसे क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस समझ में आया। इफ रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर द पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस where they intersect each other or it assumes like they are intersecting each other। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा सा आसानी से सुनो। if rays are coming parallel to principal axis then the intersection point on principal axis at which they meets or they appear to meets। ठीक है, the point at principal axis या on principal axis at which they meets or appear to meets। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। डेफिनेशन को नोट कर लेना धीरे धीरे करके आराम से, ठीक है, लिखने में टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं बता ही दे रहा हूँ। इफ रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट व्हिच दे इंटरसेक्ट or it assumes like they are intersecting, they meets or appears to meet is known as principal focus। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया सबको? डेफिनेशन आप ठीक है, आप तोड़ तोड़ के बताइएगा और मैं फिर से बता देता हूँ, तोड़ तोड़ के हम डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन मिरर ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। इफ रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब मिरर से मिलेंगी, मिलने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं या मिलते हुए लगेंगी उस पॉइंट को कहा जाएगा प्रिंसिपल फोकस। उस दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया आपका, और सेम यहाँ आपको जैसा कि दिखाया गया है। तो आपको पी और सी के बीच में कहीं एफ मिला, पी एफ सी, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं आपको एफ मिला, यहाँ पर आपको कहीं वो पॉइंट एफ मिला। क्लियर है सबको? तो आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए, पी एफ और सी। अब जैसे सब पॉइंट्स के अलग अलग यूज जाने थे, वैसे इस पॉइंट्स के भी यूज जान लेते हैं कि फोकस का क्या यूज है। फोकस का एक यूज आपके सामने है, नोटिस करो, फोकस का एक यूज आपके सामने है। सोचो अगर प्रिंसिपल आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा और रेस पैरेलल चला दिया तो क्या होने वाला है उसका। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा और रेस पैरेलल चला दिया, पैरेलल आने वाली रेस कहाँ से जा रही है, कहाँ से जा रही है, फोकस से। जिस पॉइंट से आती है उसे फोकस कहा गया, लेकिन अब हम क्या कहने लग जाएंगे, पैरेलल आने वाली रेस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस कहाँ से जाती है, फोकस से। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली फोकस से जाती है, इसका रिवर्स नहीं हो सकता क्या? सर हो सकता है, अगर कोई रे फोकस से आ जाए, पैरेलल वाली तो फोकस से जा रही है, रिवर्स नहीं कर सकते। अगर फोकस से आ गई तो क्या हो जाएगा, तो वो पैरेलल हो जाएगी। वेरी गुड। और इस हिसाब से आपका यहाँ से एक और दो लॉ बता सकते हो। क्या क्या चीज याद रखते हो? सबसे पहले फोकस का यूज, नंबर 1, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली फोकस से जाएगी। दूसरा यूज, अगर फोकस से आ गई तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और जो याद ना कर पाए वो याद करें। देखो पैरेलल बनाने के लिए आपने 2 डंडी खींची, ये भी पैरेलल है और देखो ये भी पैरेलल है, और बस ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस बन गया। पैरेलल का डायरेक्ट रिलेशन फोकस से है, फोकस का डायरेक्ट रिलेशन पैरेलल से है, ऐसा याद रख सकते हो। पैरेलल आने वाली रेस फोकस से जा रही है और फोकस से आने वाली कहाँ से जा रही है, पैरेलल हो जाएगी। सर वो तो दिख ही नहीं रहा हमको, तो उसको देख लेते हैं ना, वो देख लेते हैं भाई।
बाकी इसके लिए एक वीडियो बनाई गई है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर की स्पेशल, उसको हम आपको दे देंगे, ठीक है, आई बटन में दे देंगे या फिर चैनल का डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें इमेज फॉर्मेशन में सारी बातें बताई गई हैं, देख लो कैसे पैरेलल आने वाली फोकस से चली जाए। ओ पैरेलल आने वाली फोकस से जा ही रही है, फोकस से अगर कोई आ गई ये सी ये एफ, अगर कोई रे ऐसे आ गई ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी पैरेलल। पैरेलल कैसे हो जाएगा, देख लो ऐसे, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप क्या करोगे, आई करोगे ना, तो जितने एंगल से आ रही है उतनी एंगल से वापस चली जाएगी और ये हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जितने एंगल से आई उतनी। तो पैरेलल आने वाली फोकस से गई और फोकस से आने वाली क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और यही चीज हमें याद रखना है। कॉन्वेक्स में भी अगर तुम्हें देखना हो भाई तो सर कॉन्वेक्स में भी दिखा दीजिए, तो कॉन्वेक्स वाले में बच्चे क्या करते हैं कि उनका कॉन्वेक्स वाला टॉपिक कमजोर रह जाता है, वो कॉन्वेक्स वाले में बहुत लूज हो जाते हैं। देखो हमने कोई रे ऐसे इंसिडेंट कराया कि मानो किस पर आ रही हो, फोकस पर, अब क्या हो जाएगा, फोकस पर तो आप ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे वापस लौट जाएगी, अब पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से पैरेलल आने वाली प्रिंसिपल फोकस से जाती है और फोकस पर आने वाली, ऐसा लग रहा है कि फोकस पर ही आ रही है, मिरर हटाओ भी फोकस पर ही आ जाएगी, और इस हिसाब से इसे कहा जाता है कि ये कहां पर जा रही है, फोकस से जा रही है, पैरेलल हो गई। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, इसमें क्या होता है। अब हम फोकस पॉइंट पा चुके हैं, है ना, जैसे कि मिरर बना लिया मैंने और ये मिरर हो गया, तो बाकी सारे पॉइंट्स अब तो तैयार हो गया का, पी ये पॉइंट एफ हो चुका है और ये पॉइंट आपका सी हो चुका है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सबको पता है, आर होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। यहाँ से यहाँ तक की भी तो डिस्टेंस होती होगी, क्या लगता है, होती होगी ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस थी पोल से, इसलिए आपने रेडियस कह दिया, दैट इज आल्सो नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल ग्लास का सेंटर, मिरर का सेंटर, स्फेरिकल ग्लास की रेडियस, मिरर की रेडियस, ठीक है, उसी का कट कॉपी कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। अब चलते हैं ये वाली डिस्टेंस को लेकर के, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, नॉट फ्रॉम फोकस एंड पोल, क्या लिखोगे, 6 पॉइंट हो चुका था, 7 पॉइंट क्या, फोकल लेंथ, इसे कहा जाता है फोकल, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फोकल लेंथ, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। ये एफ कैपिटल होता है, और जो ये डिस्टेंस आप लिख रहे हो ये कैसे लिखी जाएगी, स्मॉल एफ से लिखी जाएगी। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। किसी मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फोकल लेंथ, याद रखिएगा। फोकल लेंथ ऐसे, ये तो कॉनकेव में है, कॉन्वेक्स में कैसे हो जाएगा, कॉन्वेक्स में राइट होगा कि लेफ्ट होगा, जिधर होगा कर्वेचर इधर, तो ये हो जाएगा आपका P, ये पॉइंट F, ये पॉइंट C, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। फोकल लेंथ कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, प्रतीक है इसका, सिंबल है इसका स्मॉल f। क्लियर हो गया फोकल लेंथ के बारे में। एक और टॉपिक इसमें पढ़ लेते हैं, और आपका शायद 6वां 7वां पॉइंट था, जो भी था ये, है ना। जैसे स्टार्टिंग से अगर देखें तो आपने कितने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए इसमें, नंबर वन पोल, नंबर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर 3 प्रिंसिपल एक्सिस, नंबर 4 रेडियस ऑफ कर्वेचर, नंबर 5 फोकस, नंबर 6 फोकल लेंथ, नंबर 7, तो 7 नहीं था 6 था, ठीक है। 7वां वाला पॉइंट अब हम पढ़ लेते हैं, जिसे रेडियस ऑफ अपर्चर के नाम से जानते हैं, अपर्चर जो कहा जाता है, द्वारक, दर्पण का द्वारक, तो रेडियस ऑफ अपर्चर, ठीक है। ये भी जान लो, फिलहाल फालतू का टॉपिक है आपके लिए, बट जान लो रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है। ध्यान से देखो, जैसे कोई मिरर बनाओ, तो मिरर, जैसे मैंने बात करी कटोरा की, तो कटोरा देखो या स्पून देखो, तो स्पून का भी अपना एक आउटर जो सरकमफ्रेंस है वो भी शायद स्फेरिकल होता है। कटोरा देखो, कटोरी देखो, कटोरी, कुछ भी देखो, बाउल देखो, तो क्या नजर आएगा आपको, उसका अंदर तो वो एक खुद कर्व है ही, लेकिन उसका आउटर सरकमफ्रेंस देखो, एकदम आउटर बाउंड्री देखो, तो आपको वहां भी एक सर्कल नजर आता है, और उस सर्कल को कहा जाता है गेट ऑफ मिरर। उसी गेट से लाइट रे एंटर कर सकती है, उसी गेट से ही लाइट रे के एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हो, तो वो गेट ऑफ मिरर, जिसे दर्पण का द्वारक, दरवाजा कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं अपर्चर, मतलब द्वारक, दरवाजा, गेट है ये मिरर का। जैसे मैंने बनाया, तो क्या मिरर वाकई में ऐसे लाइन जैसा होता है, नहीं, इसके आगे भी क्या होता है, एक सर्कल जैसा ऐसा कुछ होता है कि नहीं है, ऐसा सर्कल जैसा भी होता है। तो इसकी जो रेडियस है,
इसकी जो रेडियस है इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ अपर्चर। अब खुद ही देखो आपने, अब रेडियस ऑफ अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में अंतर क्या है। देखो जैसे मान लो कोई आपने सर्कल बनाया, आपने इतना बड़ा हिस्सा काटा, ठीक है, और आपने इतना बड़ा हिस्सा काटा, इन दोनों का क्या चीज कांस्टेंट है देख करके बताना। मान लो ये वाला हिस्सा ये है, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये है, और ये वाला हिस्सा मैं ले लेता हूं ये, इन दोनों का क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज नहीं बदलेगा, क्या चीज नहीं बदलेगा, इनका जो नहीं बदलेगा वो है सर ये एक ही स्फेरिकल ग्लास के हिस्से हैं, तो इसका भी सेंटर यही होगा और इसका भी सेंटर यही होगा, इसलिए दोनों के लिए कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन क्या आर कांस्टेंट होगा, नहीं, आर कांस्टेंट नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं आर इज नॉट कांस्टेंट, यानी आर इक्वल्स टू वेरिएबल, ये बदल सकता है, ये बदल रहा है, स्मॉल आर रेडियस ऑफ अपर्चर कहा जाता है। तो आर से क्या पता चलता है, आर आपको क्या बता, देखो स्मॉल आर, एक दोनों का सेम आर है, दोनों का आर सेम है, दोनों का आर सेम है, लेकिन स्मॉल आर अलग अलग है, और स्मॉल आर के अलग अलग होने की वजह से मिरर का देखो ये इतना बड़ा साइज, ये इतना छोटा साइज, तो रेडियस ऑफ अपर्चर डिसाइड्स, डिस्क्राइब्स अस या डिफाइंस, डिफाइन करती है, डिफाइंस द साइज ऑफ द मिरर, साइज ऑफ द मिरर। मिरर कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा वो कौन डिसाइड करता है, रेडियस ऑफ अपर्चर डिसाइड करता है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो क्या बताता है, नाम ही है कर्वेचर, नाम क्या है कर्वेचर। आप सोचो 1 सेंटीमीटर रेडियस का आप कोई स्फीयर ले लो और 100 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर, किसकी कर्वनेस ज्यादा होगी, 1 सेंटीमीटर का कि 100 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर बहुत जल्दी कर्व खत्म हो जाएगा, तो वो बहुत ही कर्वी है, और 100 सेंटीमीटर वाला बहुत बड़ा होगा तो आपकी उसकी कर्वनेस का अंदाजा भी नहीं हो सकता। सोचो अर्थ की रेडियस 6.4 × 10⁻6 मीटर है, इतनी बड़ी रेडियस, इसलिए आपको अर्थ की कर्वनेस पता नहीं चलता, लेकिन कहा जाता है अर्थ इज स्फेरिकल। जियोइड है, असाइड करो 6 की ज्योग्राफी, बट जो है स्फेरिकल है कि नहीं है, कैलकुलेशंस के लिए स्फेरिकल मान लेते हैं, लेकिन स्फेरिकल है तो हम ऐसे आगे गिर के नहीं जाते, गेंद पर चढ़ो गिर नहीं जाते हो किनारे से, तो वैसे उस पर भी गिर सकते हैं, नहीं गिर रहे हैं क्यों, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ी है तो उसकी कर्वनेस का अंदाजा नहीं लगता। रेडियस आपको क्या देता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिव्स यू आइडिया ऑफ, गिव्स अस आइडिया ऑफ कर्वनेस ऑफ द मिरर। तो ये कर्वनेस बताता है कितना कर्व है कितना नहीं, ठीक है, कितना, इतना कर्व है कि इतना कर्व है, तो ये कर्वनेस बताता है, कर्वनेस ऑफ मिरर, आइडिया ऑफ कर्वनेस ऑफ मिरर। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ अपर्चर। एक और चीज होता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन वो होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, रेडियस ऑफ अपर्चर समझ में आया, रेडियस ऑफ अपर्चर। अब चलते हैं रेडियस ऑफ फोकल प्लेन को लेकर के, ये P, ये F और ये C, जो यहाँ से परपेंडिकुलर जाए, और जो प्लेन आप यहाँ लगा दो, जो प्लेन आप यहाँ लगा दोगे ना, इस प्लेन को कहा जाता है फोकल प्लेन, जो कहाँ से पास कर रहा हो, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है, तो ये ऐसे है, तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे कि फोकल प्लेन है। और ये फोकल प्लेन का यूज क्या होता है, फोकल प्लेन का यूज होता है जब रेस पैरेलल आ रही हो लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। मतलब देखो रेस पैरेलल आएंगी तो फोकस से ही जाएंगी, लेकिन अगर वो पैरेलल आ रही हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ना आ रही हो, तो अंततः ये भविष्य में जाएंगी, फोकस से नहीं जा सकती क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही हैं, लेकिन ये जाएंगी कैसे, ये ऐसे जाएंगी कि नीचे वाले, अरे इस पॉइंट पर ही काटते हुए जाएंगी, यानी फोकस के ही अलाइन पॉइंट पे काट के जाएंगी, क्योंकि वो फोकस के लाइन पॉइंट फोकल प्लेन से जाती हैं। अगर पैरेलल आ रही हैं, फिलहाल ये आपके लिए एक लेवल का नहीं है, क्लास 12 के लिए है, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए यहाँ पर फोकल प्लेन के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर और एक और नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक नोट्स बनाते रहिए, डेली रिवीजन करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया तो बताइएगा, उसको अगले वीडियो में हम दोहरा देंगे, रिपीट करा देंगे, उस पर थोड़ा फोकस कर देंगे, ठीक है। कोशिश करी गई है अच्छे से समझाने की, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में मैं फिर से बता दूं, रुकना नहीं चाहिए, धड़ाकेदार करना चाहिए। धन्यवाद।